Hello guys, welcome to the video. This video is all about deviance. In this video हम सीखेंगे deviance क्या है, deviance की हिस्ट्री क्या है और deviance के ऊपर theoretical perspective क्या है। सबसे पहले समझते हैं deviance। जब एक इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर पैदा होता है तो उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है। He does not know what to do, how to behave in society. सोसाइटी उसको सिखाती है कि सोसाइटी के अंदर से सोसाइटी के अंदर किस तरह बिहेव करना है। क्योंकि जब एक इंडिविजुअल पैदा होता है तो साइंस कहती है कि उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। उस स्लेट के ऊपर जो बिहेवियर लिखती है वो सोसाइटी लिखती है। और सोसाइटी कैसे लिखती है? सोसाइटी अपने सोशल इंस्टीट्यूशंस की मदद से लिखती है। सोसाइटी के अंदर ये जो फैमिली है, एजुकेशन है, इकोनॉमी है, मीडिया है, इन्हें सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। और सोसाइटी इन इंस्टीट्यूशंस की मदद से इंडिविजुअल का बिहेवियर शेप करती है। लेकिन जब इंडिविजुअल अपना बिहेवियर सीखने के बाद जब वो जान जाता है कि सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है, और ये जानने के बावजूद जब उस एक्सेप्टेड बिहेवियर से हटके कोई काम करता है, वो कहलाता है डेविएंस। तो डेविएंस क्या है? सिंपली द वायलेशन ऑफ कल्चरल नॉर्म्स। कल्चरल नॉर्म्स मींस द नॉर्मल बिहेवियर इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। हर सोसाइटी के अंदर डिफरेंट बिहेवियर को नॉर्मल समझा जाता है। लेकिन जब आप सोसाइटी आपको वो नॉर्मल बिहेवियर सिखा देती है और वो सीखने के बाद जब आप उस नॉर्मल बिहेवियर से हट के कोई काम करते हैं तो वो दरअसल कहलाता है वायलेशन ऑफ कल्चरल नॉर्म्स। सो डेविएंस क्या है? सिंपली डेविएंस इज द एक्ट दैट यू डू बाय बिहेविंग in a way that is against the normal or expected behavior in a particular society। जब सोसाइटी के अंदर एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर से हटके आप कुछ बिहेव करते हैं, वो डेविएंस कहलाते हैं। डेविएंस हमारे पास मेनली दो टाइप्स होती हैं। डेविएंस की हमारे पास मेनली दो टाइप्स होती हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डेविएंस। इनफॉर्मल डेविएंस सिंपली द वायलेशन ऑफ कल्चरल नॉर्म्स। जैसे कि जब हम डेविएंस इनफॉर्मल डेविएंस के अंदर हमारे पास वायलेशन ऑफ कल्चरल नॉर्म से मुराद क्या है, कि मिसाल ले लें कि फ्यूनरल के अंदर लाउडली बात करना। सोसाइटी ने आपको नॉर्मल बिहेवियर सिखाया कि फ्यूनरल के अंदर आपने खामोश रहना है, लेकिन जब आप तेज आवाज में बात करते हैं, बहुत चीख चीख कर हंसते हैं और बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करते हैं जो नॉर्मल बिहेवियर से हट करे, तो दिस इज कॉल्ड डेविएंस। एक और एग्जांपल है डेविएंस की, तो हमारे पास डेविएंस की एग्जांपल आ जाती है रिफ्यूजिंग टू टू स्टैंड फॉर नेशनल एंथम। ये भी एक नॉर्मल बिहेवियर से हटकर बिहेवियर है, क्योंकि सोसाइटी ने आपको क्या सिखाया है कि जब भी नेशनल एंथम प्ले हो यू हैव टू स्टैंड। लेकिन जब आप उस नॉर्मल बिहेवियर से हट के कोई काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेविएंस। एक और एग्जांपल है इसकी हम, तो वेयरिंग एक्सट्रीमली रिवीलिंग क्लॉथ्स इन अ कंजर्वेटिव सोसाइटी। क्योंकि कुछ कल्चर्स के अंदर, कुछ कल्चर जो कि कंजर्वेटिव होते हैं, वहां पर स्पेशली वीमेन के लिए नॉर्मल बिहेवियर क्या है कि वो कवरिंग क्लॉथ्स पहने। लेकिन अगर वो एक्सट्रीमली रिवीलिंग क्लॉथ्स पहनती हैं तो वो भी नॉर्मल बिहेवियर से हट करे, क्योंकि जो वीमेन को नॉर्मल बिहेवियर सिखाया जा रहा है उस सोसाइटी के अंदर, जब वो उससे हटकर कोई काम कर रही हैं, वो डेविएंस है। एक और मिसाल है डेविएंस की, तो इंसल्टिंग अ टीचर। क्योंकि सोसाइटी के अंदर सिखाया जाता है दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर टीचर, बट इफ यू डू अपोजिट टू द नॉर्मल बिहेवियर that has been taught to you by the society, that would be called deviance। एक और एग्जांपल लेते हैं लास्ट, के a man crying publicly in a hyper masculine culture। क्योंकि कुछ सोसाइटीज पेट्रियार्कल होती हैं और वहां पे मैन इज नॉट अलाउड टू क्राई स्पेशली इन अ पब्लिक प्लेस। लेकिन जब आप नॉर्मल बिहेवियर से हटके कोई काम करते हैं, दैट वुड बी कॉल्ड डेविएंस। डेविएंस सिंपली क्या होता है, स्पेशली इनफॉर्मल डेविएंस, वो वायलेशन होती है नॉर्मल ट्रेडिशंस की। जैसे मिसाल एक नॉर्मल बिहेवियर क्या है सोसाइटी के अंदर, कि शादी के बाद अ वीमेन इज सपोज टू गो
टू लिव इन द हाउस ऑफ हर हस्बैंड, ये नॉर्मल बिहेवियर है सोसाइटी का। लेकिन अगर कोई इससे हटके काम करेगा वो भी डेविएंस कहलाएगा। तो डेविएंस इनफॉर्मल डेविएंस कहलाएगा। तो इनफॉर्मल डेविएंस इज द वायलेशन ऑफ कल्चरल नॉर्म्स, कल्चरल ट्रेडिशंस, कल्चरल कस्टम्स, ये सारे की सारी चीजें आती हैं इनफॉर्मल डेविएंस के अंदर। लेकिन फॉर्मल डेविएंस क्या होता है? दिस इज द वायलेशन ऑफ इनेक्टेड लॉज ऑफ सोसाइटीज। जब आप सोसाइटी के इनेक्टेड लॉज की वायलेशन करते हैं, क्योंकि ये भी तो एक तरह का इनफॉर्मल भी एबनॉर्मल बिहेवियर है। जब आप क्राइम कमिट कर रहे हैं तो सोसाइटी ने तो आपको नहीं सिखाया क्राइम कमिट करना। सोसाइटी ने तो आपको हैप्पीली काइंडली बिहेव करना सिखाया है। लेकिन अगर आप उससे हट के कोई वायलेशन ऑफ लॉज करते हैं तो वो भी एक डेविएंस है, लेकिन ये फॉर्मल डेविएंस है। इनफॉर्मल डेविएंस के अंदर क्या होता है कि आप वायलेशन कर रहे होते हैं कल्चरल नॉर्म्स की। फॉर्मल डेविएंस के अंदर आप वायलेशन कर रहे होते हैं इनेक्टेड लॉज की। सोसाइटी के अंदर जो लॉज बने हुए हैं, जो कानून बना हुआ है, जब आप उसकी वायलेशन करते हैं तो दैट वुड बी कॉल्ड फॉर्मल डेविएंस। दोनों में एक पर्टिकुलरली डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है कि इनफॉर्मल डेविएंस के अंदर जब आप वायलेशन करते हैं तो सोसाइटी आपको हार्शली पनिश नहीं करती, सोसाइटी आपको फाइन नहीं करती, सोसाइटी आपको इम्प्रिजन नहीं करती। लेकिन जब आप फॉर्मल डेविएंस कमिट करते हैं, जैसे कि आप थेफ्ट करते हैं, मर्डर करते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं या ब्राइबरी लेते हैं, तो ये सारे के सारे आते हैं फॉर्मल डेविएंस के अंदर। जब आप वायलेशन करते हैं इनेक्टेड लॉज की तो सोसाइटी फिर आपको हार्शली ट्रीट करती है, हार्शली पनिश करती है, बाय फाइनिंग यू, बाय imprisoning you in a jail. These sort of things are taken to restrict you or to restrict your behavior. तो इनफॉर्मल डेविएंस और फॉर्मल डेविएंस बोथ आर द वायलेशन ऑफ नॉर्मल बिहेवियर ऑफ सोसाइटी। लेकिन इनफॉर्मल के अंदर वो वायलेशन ऑफ कल्चरल नॉर्म्स होती हैं कि अगर आप इसकी वायलेशन कर दें तो उसका दूसरों के ऊपर ये सच कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब फॉर्मल डेविएंस वो डेविएंस होते हैं कि ये वो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है जिससे दूसरों पे इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप थेफ्ट करते हैं तो आप किसी और से छीनेंगे ना वो चीज, तो आपके एबनॉर्मल बिहेवियर का दूसरों पे इम्पैक्ट हो रहा है। जब आप मर्डर करेंगे तो आप किसी दूसरे इंसान का करेंगे। जब आप ड्रग ट्रैफिकिंग करेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो यूथ पर होगा, वो उस नस्ल पर होगा। वो ड्रग ट्रैफिकिंग का इम्पैक्ट, जब आप ड्रग ट्रैफिकिंग करेंगे तो उसका इम्पैक्ट लोगों पर होगा। जब आप ब्राइबरी लेंगे उसका इम्पैक्ट लोगों पर होगा। लेकिन आप पब्लिकली किराए कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट लोगों पर नहीं होगा। तो वो डेविएंस इनफॉर्मल डेविएंस कहलाते हैं, जो एबनॉर्मल बिहेवियर तो होते हैं, उस नॉर्मल जो सोसाइटी ने आपको बिहेवियर सिखाया है उससे हटकर तो होते हैं, लेकिन उसका लोगों के ऊपर एज सच कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन वो बिहेवियर, वो एबनॉर्मल बिहेवियर जो सोसाइटी से हटकर है, जो सोसाइटी के अंदर नॉर्मल बिहेवियर समझा जाता है उससे हटकर है, और उस एबनॉर्मल बिहेवियर का लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है, तो सोसाइटी क्या करती है, फिर लॉज बना देती है और उसकी वायलेशन के नतीजे में फिर सोसाइटी आपको हार्शली पनिश करती है। दिस इज कॉल्ड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डेविएंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन डेविएंस। डेविएंस के अंदर हमारे पास सबसे पुराना जो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है दैट इज प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। ये मेडिवल एज के अंदर क्राइम को समझा जाता था। मेडिवल एज के अंदर यानी डार्क एजेस के अंदर या रेनेसांस से पहले यूरोप के अंदर और दुनिया के अंदर, स्पेशली यूरोप के अंदर, क्राइम को समझा क्या जाता था कि अगर कोई एक इंडिविजुअल क्राइम कमिट कर रहा है यानी डेविएंस कमिट कर रहा है, तो इट मीन्स कि उसके ऊपर किसी एक्सटर्नल फोर्स का कब्जा हो गया है। उस वक्त पे समझा जाता था अगर एक इंडिविजुअल ने क्राइम कमिट किया है तो दरअसल किसी एक्सटर्नल फोर्स ने उसको कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि इंडिविजुअल्स को प्योर समझा जाता था। इंडिविजुअल्स बुरा काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो कर रहा है, अगर वो एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है सोसाइटी के नॉर्मल बिहेवियर से हटकर, तो इट मीन्स कि उसके ऊपर किसी डीमन का कब्जा हो गया है। और इसलिए उस वक्त पे जो फोर्सेस थी उस वक्त के ऊपर जो ट्रीट किया जाता था इंडिविजुअल्स के क्राइम को, वो बहुत हार्शली ट्रीट किया जाता था।
जैसे विच क्राफ्ट के अंदर क्या होता था कि अगर कोई वीमेन क्राइम कमिट करती थी तो लोग समझते थे कि इसकी सोल तो प्योर है, लेकिन इसकी बॉडी के ऊपर, क्योंकि क्राइम कमिट कौन कर रहा है, बॉडी कर रही है, तो इसकी बॉडी के ऊपर डीमन ने कब्जा कर लिया है। अब इसकी बॉडी के अंदर से जो सोल है, जो प्योर है, उसको आजाद कराने के लिए वीमेन को जिंदा जला दिया जाता था, क्योंकि बॉडी के यूपर कब्जा हो गया डीमन का। सोल प्योर है, तो सोल को आजाद कराने के लिए उसकी बॉडी को जला दिया जाता था। These sort of measures used to be taken at that time to treat the crime, क्योंकि क्राइम वहां पर इंडिविजुअल का फ्रीडम से नहीं हो रहा था, बल्कि वो एक्सटर्नल फोर्स उसकी बॉडी पे कब्जा कर लेती थी और उससे क्राइम कमिट करवाती थी। और समझा जाता था उस वक्त के ऊपर कि अगर कोई इंडिविजुअल के ऊपर किसी डीमन ने कब्जा कर लिया है तो इट मीन्स ये डिवाइन की पनिशमेंट है, या फिर उसके ऊपर नॉर्मली किसी डीमन डीमन ने कब्जा कर लिया है। इसलिए क्योंकि उनके पास कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस नहीं थी इंडिविजुअल्स के क्राइम कमिट करने की। उस वक्त पे इंडिविजुअल के क्राइम को सिन समझा जाता था। लेकिन फिर दौर आया क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का, 18th सेंचुरी के अंदर मेनली। इस क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर जो मेन थिंकर था वो था सीजर बिकेरिया। सीजर बिकेरिया ने किताब लिखी ऑन क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स। इस बुक के अंदर इन्होंने थ्योरी दी, रेशनल चॉइस थ्योरी। सीजर बिकेरिया कहते हैं अपनी बुक ऑन क्राइम्स एंड पनिशमेंट के अंदर कि इंडिविजुअल्स अगर क्राइम कमिट कर रहा है तो वो अपनी मर्जी से कर रहा है। इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल रेशनल बीइंग्स हैं और उनके पास फ्री विल है। अगर एक इंडिविजुअल क्राइम कमिट कर रहा है तो वो अपनी फ्री विल से कर रहा है, ना कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसकी बॉडी पे कब्जा कर रही है। वो रेशनल बीइंग्स हैं। जब वो क्राइम कमिट करते हैं तो एक तो वो फ्री विल से करते हैं, और वो जहन में रखकर ये बात करते हैं क्राइम कमिट कि उस क्राइम से उनको फायदा कितना होगा, क्योंकि वो रेशनल बीइंग्स हैं। दे आर नॉट फूल्स। वो क्राइम को कमिट करने से पहले ये चीजें मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम ये क्राइम कमिट करेंगे तो उससे फायदा कितना होगा और नुकसान कितना होगा। अगर नुकसान कम होता है और फायदा ज्यादा होता है तो वो फ्री विल के साथ वो क्राइम कमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सोसाइटी के अंदर क्राइम करने के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रॉड करते हैं और फ्रॉड के नतीजे में आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर लेते हैं या कमा लेते हैं फ्रॉड के नतीजे में, और उसकी पनिशमेंट में आपको कुछ डॉलर देना पड़ते हैं, तो इंडिविजुअल इज मोस्ट लाइकली टू कमिट दैट क्राइम, क्योंकि उससे फायदा उसको ज्यादा हो रहा है और नुकसान कम होगा। प्लेजर ज्यादा मिलेगा और पेन कम होगा, और ये फ्री विल से वो कमिट करेगा क्राइम। तो सीजर बिकेरिया ने अपनी बुक ऑन क्राइम्स एंड पनिशमेंट के अंदर थ्योरी दी, रेशनल चॉइस थ्योरी, कि इंडिविजुअल्स रेशनल बींग्स हैं और वो रेशनली चॉइस करते हैं कि क्राइम कमिट करना है या नहीं करना, इन बेसिस के ऊपर कि वो उस क्राइम से उनको फायदा कितना होगा, और वो फ्री विल के साथ करते हैं। इन्होंने बताया कि डेविएंस चॉइस है जो वो प्लेजर और पेन को मेजर करके करते हैं। इसके बाद 19th सेंचुरी के अंदर पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट आई। इससे पहले जो स्कूल ऑफ थॉट थी वो थी क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, जिसके मेन थिंकर्स थे सीजर बिकेरिया। सीजर बिकेरिया ने अपनी बुक क्राइम्स एंड पनिशमेंट में क्राइम का एक नया पर्सपेक्टिव दिया। उन्होंने कहा इंडिविजुअल फ्री विल के साथ क्राइम कमिट करते हैं, रेशनल बीइंग्स हैं, क्राइम को कमिट करने से पहले कैलकुलेट करते हैं कि उससे उनको फायदा कितना होगा और नुकसान कितना होगा। फिर आए पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट वाले। इनके अंदर जो मेन थिंकर थे वो थे सीजर लोम्ब्रोसो। इन्होंने बुक लिखी द क्रिमिनल मैन। इन्होंने चैलेंज किया सीजर बिकेरिया को। इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल्स के ऊपर चॉइस, यानी कि सीजर लोम्ब्रोसो ने अपनी बुक क्राइम क्रिमिनल मैन के अंदर कहा कि क्राइम जो है पनिश्ड। सीजर बिकेरिया सीजर लोम्ब्रोसो ने अपनी बुक द क्रिमिनल मैन के अंदर कहा कि क्राइम इंडिविजुअल्स फ्री विल के साथ नहीं करता, बल्कि वो बायोलॉजिकली इनग्रेन्ड होता है इंडिविजुअल के अंदर क्राइम करने की टेंडेंसी। सीजर लोम्ब्रोसो ने कहा कि कुछ इंडिविजुअल्स बॉर्न क्रिमिनल्स होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स बॉर्न क्रिमिनल्स होते हैं। उनकी बायोलॉजी इस तरह से होती है कि वो क्राइम कमिट करेंगे ही करेंगे।
वो रेशनली सोच समझ के नहीं कर रहे, वो फ्री विल के साथ नहीं कर रहे, बल्कि उनकी बायोलॉजी ऐसी है कि वो क्राइम करने की टेंडेंसी उनके अंदर बहुत ज्यादा है। सीजर बिकेरिया ने कुछ स्टडीज करी क्रिमिनल्स के ऊपर, और उन्होंने ये उसके बाद अपनी स्टडीज की बेसिस के ऊपर ये बुक लिखी थी, द क्रिमिनल मैन। इन्होंने स्टडी करी कि जो क्रिमिनल मेंस होते हैं, वो 1/3 ऑफ द क्रिमिनल्स वो बॉर्न क्रिमिनल्स होते हैं। 1/3 ऑफ द क्रिमिनल्स आर बॉर्न क्रिमिनल्स। और उनकी पहचान कैसे होती है, वो बायोलॉजिकली डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं उन क्रिमिनल्स को हम। सीजर लोम्ब्रोसे ने कहा कि उनकी जो शेप होती है बॉडी की, दे आर मोर लाइक अ एप लाइक स्ट्रक्चर्स। यानी कि जो पुराने जमाने के अंदर लोग हुआ करते थे, प्रिमिटिव मैन हुआ करते थे, उनकी बॉडी के ऊपर बाल ज्यादा होते थे, उनका फेस बड़ा होता था, उनकी प्रोमिनेंट जो लाइन होती थी, उनका फोरहेड लो होता था, उनके बड़े बड़े हाथ होते थे, उनकी जो शेप होता था वो एक ऐप की तरह होता था। तो आज के दौर के अंदर कुछ इंडिविजुअल्स प्रिमिटिव ट्रेड्स के साथ पैदा होते हैं, प्रिमिटिव बायोलॉजिकल ट्रेड्स के साथ पैदा होते हैं। उनका स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी के ऊपर बाल ज्यादा होते हैं, उनके हाथ लंबे होते हैं, उनकी जो लाइन प्रोमिनेंट होती है, उनका लो फोरहेड होता है, उनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ऐप की तरह दिखता है। और ये होते हैं क्रिमिनल्स, जिनको सीजर लोम्ब्रोसे ने कहा अपनी बुक द क्रिमिनल मैन के अंदर कि ये बायोलॉजिकली क्रिमिनल्स होते हैं। लेकिन इन्होंने कहा ये सिर्फ 1/3 होते हैं। कुछ क्रिमिनल्स होते हैं जो इंसेन क्रिमिनल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी मेंटली तौर पर ये शिकार होते हैं कोई मेंटल प्रॉब्लम्स का, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का, कोई एंजाइटी का, कोई मेंटली तौर पर ये एबनॉर्मल होते हैं लोग जो क्राइम कमिट्स करते हैं। और थर्ड नंबर पे इन्होंने कहा कि कुछ होते हैं क्रिमिनल लॉयड्स। ये कौन होते हैं, इनके पीछे क्राइम की वजह करने, इन क्रिमिनल लॉयड्स कौन होते हैं, ये क्राइम कमिट्स करते हैं नॉट बिकॉज ऑफ देयर बायोलॉजी और देयर मेंटल एबनॉर्मलिटी, but they commit crime because of some external environmental factors, जो सोसाइटी की पॉवर्टी हो सकते हैं, सोसाइटी के अंदर कोई कल्चर हो सकता है, क्रिमिनल कल्चर हो सकता है, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वो कुछ भी चीज हो सकती है। सो ये थ्योरी दी, एटाविज्म थ्योरी, सीजर लोम्ब्रोसो ने अपनी बुक द क्रिमिनल मैन के अंदर। इसके बाद हमारे पास क्रिमिनल थ्योरी आती है विलियम शेल्डन की। विलियम शेल्डन ने अपनी बुक लिखी वैरायटीज ऑफ डिलिक्वेंट यूथ। इस बुक के अंदर इन्होंने अपनी थ्योरी दी बॉडी टाइप थ्योरी। इन्होंने कहा कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी बॉडी टाइप्स देखकर आप बता सकते हैं कि वो क्राइम कमिट करेंगे या नहीं करेंगे। और कुछ इंडिविजुअल्स क्राइम कमिट करते हैं क्यों, अपनी बॉडी टाइप की वजह से। इन्होंने पहली टाइप बताई एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ किस तरह के लोग होते हैं, इन्होंने कहा ये होते हैं सॉफ्ट, इनकी शेप बॉडी की राउंड होती है, राउंड फेस, राउंड हैंड्स, राउंड पूरी बॉडी का फेस होता है। ओवर वेट होते हैं ये लोग, इनकी जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है। इनका नेचर कैसी होती है, इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, ये रिलैक्स्ड होते हैं, कंफर्ट लविंग होते हैं, सोशिएबल लोग होते हैं। आप जब इनसे बात करते हैं तो आपको कंफर्टेबल फील होता है। और इन लोगों के अंदर क्राइम कमिट करने की टेंडेंसी सबसे लोएस्ट होती है। ये क्राइम कमिट करने की टेंडेंसी इनके अंदर सबसे लोएस्ट होती है, क्राइम नहीं करते कमिट। दूसरे नंबर पे आते हैं मीजोफॉर्फ, मीजोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ कौन लोग होते हैं, इनकी बॉडी टाइप्स एथलीट्स की तरह होती है। ये मस्कुलर होते हैं, ये स्ट्रांग होते हैं, ये बहुत ज्यादा एथलेटिक होते हैं। और इनकी पर्सनालिटी टाइप्स कैसी होती है, पर्सनालिटी कैसी होती है, ये एग्रेसिव होते हैं, ये असर्टिव होते हैं, जो अपनी बात कहते हैं वो मनवाते हैं, ये रिस्क टेकर होते हैं, ये एडवेंचरस होते हैं। जैसे आपने कुछ स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, अच्छा इन्होंने एक और बात कही बॉडी टाइप थ्योरी के अंदर अपनी बुक के अंदर वेराइटीज ऑफ डेलिक्वेंट यूथ के अंदर, कि क्राइम्स ज्यादातर मेल कमिट करते हैं, क्राइम ज्यादातर मेल कमिट करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें कॉलेज टाइम्स की, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एथलेटिक होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वो थोड़े एडवेंचरस होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। और उन लोगों के अंदर, उन स्टूडेंट्स के अंदर ही क्राइम कमिट करने की यानी डेविएंस की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है।
तीसरे नंबर पे इन्होंने टैग दी एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ कौन लोग होते हैं? ये बिल्कुल सूखे दुबले पतले लोग होते हैं, बिल्कुल फ्रेजाइल, इनकी हाइट लंबी होती है, दूर से दिखने में बहुत दुबले पतले कमजोर से लोग होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है? ये इंट्रोवर्ट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ये। और इनके अंदर भी क्राइम कमिट करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। तीसरे नंबर पे हमारे चौथे नंबर पे हमारे पास जो थ्योरी आती है वो आती है पॉजिटिव थ्योरी की के ही अंदर सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी। इन्होंने किताब लिखी द ईगो एंड द इड। इस बुक के अंदर इन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी क्राइम की। इसके अंदर इन्होंने बताया कि इंडिविजुअल की पर्सनालिटी किस तरह से डेवलप होती है। इस थ्योरी के अंदर ये सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी डेवलप होती है तीन स्टेजेस के अंदर: इड के अंदर, ईगो के अंदर और सुपर ईगो के अंदर। इड के अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल जब बच्चा होता है तो वो इंस्टिंक्टिवली बिहेव करता है। वो बिहेव कैसे करता है? इंस्टिंक्ट्स उससे बिहेव करवाती हैं उसको। कोई चीज चाहिए होती है तो वो बस कहता है कि बस वो चीज उसके पास आ जाए। उसके बाद डेवलप होती है सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी। सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी बुक लिखी द ईगो इन इड। इसके अंदर इन्होंने थ्योरी दी साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ क्राइम। इसके अंदर इंडिविजुअल्स के बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि इंडिविजुअल की पर्सनालिटी तीन स्टेजेस के अंदर डेवलप होती है। यानी सोसाइटी जब इंडिविजुअल्स को बिहेवियर सिखाती है तो वो तीन स्टेजेस के अंदर सिखाती है: एक इड, एक ईगो, एक सुपर ईगो। इट के अंदर इंडिविजुअल्स जब छोटे बच्चे होते हैं वो इंस्टिंक्टिवली बिहेव करते हैं। जब उनको कोई चीज चाहिए होती है तो वो बस चाहते हैं कि वो चीज उनके पास फौरन आ जाए। वो उनके पास कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई रेस्ट्रेन नहीं होती। लेकिन ओवर द टाइम सोसाइटी, फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, मीडिया उनको सिखाती है कि व्हाई यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग। उसके बाद इस स्टेज पे डेवलप होती है ईगो, रेशनैलिटी। इस स्टेज पे वो जानते हैं व्हाई दे कैन नॉट हैव एवरीथिंग। और उसके बाद थर्ड स्टेज डेवलप होती है मोरालिटी, जिसको सिगमंड फ्रॉइड ने कहा सुपर ईगो। इसके अंदर वो जान जाते हैं, बल्कि वो एब्स्ट्रैक्टली सोचने लग जाते हैं कि उनको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। इंस्टिंक्ट के अंदर उनको उनको लाजमी वो चीज़ चाहिए। ईगो के अंदर वो जान जाते हैं उनको क्यों नहीं चाहिए, और सुपर ईगो के अंदर वो जान जाते हैं ये बात कि उनको ये लेना ज़रूरी है ही नहीं। लेकिन सिगमंड फ्रॉइड इस बुक के अंदर कहते हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स आईडी के सॉरी इड के अंदर फंस के रह जाते हैं। उनकी सुपर ईगो डेवलप नहीं हो पाती। वो ईगो के अंदर फंस के रह जाते हैं, या ईगो भी उनकी वीक होती है और इस वजह से वो क्राइम कमिट करते हैं। इसके बाद हमारे पास थ्योरी आती है नेक्स्ट। इसके बाद हमारे पास थ्योरी आती है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की, जो 20th सेंचुरी के अंदर आई। इस थ्योरी के अंदर जो सबसे बड़े थिंकर हैं इस पर्सपेक्टिव के अंदर वो है एमिल दुर्खाइम। एमिल दुर्खाइम ने अपनी बुक लिखी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इस बुक के अंदर इन्होंने थ्योरी दी एनोमी थ्योरी। एनोमी थ्योरी मींस कि जब सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स खत्म होने लग जाते हैं, नॉर्म्स मीन नॉर्मल बिहेवियर, जो गाइडेंस होती है, जब सोसाइटी के अंदर से गाइडेंस वीक होने लग जाती है, जो नॉर्मल गाइडेंस सोसाइटी गाइड कर रही होती है इंडिविजुअल्स को कि आपने ऐसे बिहेव करना है, ऐसे बिहेव करना है, जब सोसाइटी की गाइडेंस वीक होने लग जाती है तो इंडिविजुअल क्या करने लग जाता है? क्राइम कमिट करने लग जाता है। लेकिन इसके अंदर इन्होंने एक और बात कही। इन्होंने कहा कि क्राइम नॉर्मल होता है सोसाइटी के अंदर। इन्होंने कहा कि क्राइम कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है सोसाइटी के अंदर। क्राइम के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, क्राइम जरूरी है सोसाइटी के लिए। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी कि सोसाइटी के अंदर क्राइम सबसे पहले यूनिटी लाता है। जैसे कि मिसाल लें ज़ियाउल हक के दौर के टाइम की, तो ज़ियाउल हक ने जब वीमेंस के खिलाफ कुछ ऐसे लॉज बनाए, हुदूद ऑर्डिनेंस लाए, तो उसका नतीजा क्या निकला? सारी वीमेंस यूनाइट हो गई।
और उसके नतीजे में उन्होंने क्या बनाई, वीमेन एक्शन फोरम इन 1981 के अंदर। तो ये सारी औरतों को यूनाइट कर दिया जियाउल हक के डेविएंस ने। डेविएंस क्या था कि एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ अ लीडर। एक और एग्जांपल है तो डेविएंस क्या करता है, मॉरल बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे जैनब अलर्ट केस था, जैनब अलर्ट केस के अंदर जब डेविएंस कमिट हुआ तो इसके नतीजे के अंदर जैनब अलर्ट एक्ट आ गया। इसने स्ट्रॉन्ग कर दी मॉरल बाउंड्री कि अब इस तरह का कोई डेविएंस परफॉर्म करेगा तो उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए जाएंगे। एक और एक्शन क्या परफॉर्म करता है क्राइम, कि वो सोशल चेंज लाता है सोसाइटी के अंदर। कि पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर वीमेंस की एम्पावरमेंट की बात हो रही है, फेमिनिज्म प्रिवेल्ड हो रहा है, तो उसके नतीजे में आया ट्रांसजेंडर एक्ट 2018, जिसके अंदर ट्रांसजेंडर को राइट दिया गया टू चूज देयर आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी बाय द एज ऑफ 18। तो एमी दुर्कheim की बड़ी मशहूर कोट है, कहते हैं कि वी डू नॉट कंडेम इट बिकॉज इट इज अ क्राइम, बट इट इज अ क्राइम बिकॉज वी कंडेम इट। तो वो कहते हैं क्राइम कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है। और क्राइम होता क्या है, क्राइम से वो चीज होती है जिसको हम कंडेम करने लग जाते हैं। जबकि क्राइम तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है सोसाइटी का, क्योंकि सोसाइटी के अंदर क्राइम यूनिटी लाता है, क्राइम मॉरल बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करता है, क्राइम सोशल चेंज लाता है, पॉजिटिव सोशल चेंज लाता है सोसाइटी के अंदर। इसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट के अंदर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अंदर ही एक और ऑथर आते हैं, रॉबर्ट मर्टिन। रॉबर्ट मर्टिन ने अपनी बुक लिखी सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। इस थ्योरी के अंदर इन्होंने थ्योरी दी स्ट्रेन थ्योरी, सोशल स्ट्रेन थ्योरी। इन्होंने कहा कि क्राइम सोसाइटी परफॉर्म करवाती है, सोसाइटी इंडिविजुअल्स को इतना फोर्स कर देती है कि वो क्राइम कमिट करने लग जाते हैं। कैसे कि सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी इंडिविजुअल्स को कहती है कि कुछ कल्चरली डिफाइंड गोल्स अचीव करो आप। जैसे सोसाइटी फोर्स करती है इंडिविजुअल्स को कि वो सक्सेस अचीव करें, वो मनी अचीव करें, स्टेटस अचीव करें, पावर अचीव करें। और वो फोर्स करती है फैमिली की फॉर्म के अंदर, एजुकेशन की फॉर्म के अंदर। तो फैमिली फोर्स कर रही होती है इंडिविजुअल को कि जॉब हासिल करो, सक्सेस हासिल करो, स्टेटस हासिल करो। लेकिन जब सोसाइटी फोर्स तो करती है लेकिन मींस प्रोवाइड नहीं करती वो अचीव करने के लिए, सक्सेस के लिए, मनी के लिए, स्टेटस के लिए, पावर के लिए। व्हाट दे रिक्वायर एजुकेशन, दे रिक्वायर स्किल्स, दे रिक्वायर जॉब अपॉर्चुनिटी, दे रिक्वायर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। लेकिन जब सोसाइटी ना एजुकेशन दे पाती है आपको, ना जॉब दे पाती है, ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे पाती है, तो जब मींस नहीं दे पाती वो कल्चरल गोल्स को अचीव करने के, तो उसका नतीजा क्या निकलता है, प्रेशर आपके ऊपर पैदा होता है। स्ट्रेन का मतलब होता है प्रेशर। तो सोसाइटी आपके ऊपर प्रेशर पैदा करती है, मींस प्रोवाइड नहीं कर रही है लेकिन कंटिन्यूअसली आपको फोर्स कर रही है कल्चरल गोल्स अचीव करने के लिए। तो जब वो प्रेशर एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर आप क्या करते हैं, उन कल्चरली डिफाइंड गोल्स को अचीव करने के लिए फिर आप इलिसिट, इलीगल मींस की तरफ चले जाते हैं। फिर आप वो चीज अचीव तो करते हैं लेकिन आप कल्चरली डिफाइंड मींस के थ्रू नहीं करते, क्योंकि वो मींस आपको सोसाइटी प्रोवाइड ही नहीं कर रही। तो आप फिर इलीगल मींस के थ्रू करते हैं। जैसे कि आप मिसाल लें, एग्जाम्पल करप्शन। जब कल्चर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी तो कम होती है लेकिन सोसाइटी उनको फोर्स कर रही होती है कि वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें, लेकिन जो सैलरी उनकी होती है उस सैलरी के अंदर वो अपने स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाते। तो फिर वो क्या करते हैं, सोसाइटी फोर्स कर रही है, स्ट्रेन पैदा होता है और उसका नतीजा क्या निकलता है, करप्शन। एक और मिसाल लें हम अगर इसकी, तो ड्रग स्मगलिंग। एक और एग्जांपल लें तो ये मूवी थी, जैसे ये सीरीज थी इंडियन सीरीज कि जिसके अंदर शाहिद कपूर एक बेहतरीन आर्टिस्ट होता है, लेकिन सोसाइटी कंटिन्यूसली फोर्स करती है टू बिकम सक्सेसफुल, लेकिन उसकी आर्टिस्ट वैल्यूज की कोई कदर नहीं करता। तो इवेंचुअली उसके प्रेशर का नतीजा क्या निकलता है, सोसाइटी की स्ट्रेन का नतीजा क्या निकलता है, कि वो एक फ्रॉड काम के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, वो काउंटरफीट मनी बनाने के अंदर, प्रिंट करने के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये थ्योरी कहती है रॉबर्ट मार्टिन की कि इंडिविजुअल्स को सोसाइटी के अंदर क्राइम कमिट करवाती है सोसाइटी। सोसाइटी फोर्स करती है इंडिविजुअल्स को क्राइम कमिट करने के लिए बाय फोर्सिंग देम टू अटेन कल्चरली डिफाइंड गोल्स बट डू नॉट प्रोवाइड कल्चरल मींस टू अचीव देम। नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास आती है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव।
मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को इस्तेमाल करते हुए रिचर्ड ने लिखी किताब द सोशल रियलिटी ऑफ क्राइम। इस बुक के अंदर इन्होंने थ्योरी दी रेडिकल क्रिमिनोलॉजी। इस थ्योरी के अंदर इन्होंने बताया कि क्राइम दरअसल वो क्राइम क्या है। क्राइम सिर्फ और सिर्फ वो एक्ट्स हैं जो पावरफुल एलीट के खिलाफ होते हैं। सोसाइटी बनाती है क्राइम, और क्राइम सोसाइटी उन चीजों को कहती है, डेविएंस उन चीजों को कहती है जो एलीट के अगेंस्ट में होते हैं, जिससे एलीट को नुकसान होता है। एलीट क्या करती है, उसको क्राइम डिक्लेयर कर देती है, उसको डेविएंस डिक्लेयर कर देती है। और जब आप डेविएंस कमिट करते हैं तो इनफॉर्मल डेविएंस होगा तो सोसाइटी स्टिग्मेटाइज करेगी, फॉर्मल डेविएंस होगा तो आपको पनिश करेगी। और ये सिंपली क्या होते हैं, ये वो एक्ट्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स के खिलाफ होते हैं। वो इंडिविजुअल जो पावरफुल इलीट है, पावरफुल लोग हैं, जब उनके खिलाफ कोई एक्ट होता है और उनको नुकसान पहुंचाता है, तो वो पावरफुल लोग क्या करते हैं, उस एक्ट को डेविएंस बता देते हैं, उसको क्राइम बता देते हैं। और जब आप कमिट करते हैं उनके खिलाफ कोई काम, तो सोसाइटी आपको पनिश करती है। तो ये था, रिचर्ड ने बुक लिखी थी द सोशल रियलिटी ऑफ क्राइम, इसके अंदर इन्होंने ये बात कही। इसके अंदर अगर हम मिसाल लें तो हमारे पास स्टीलिंग आ जाती है, क्योंकि इलीट के हक में क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी से अगर हम स्टील कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डेविएंस, दैट इज कॉल्ड क्राइम। प्रोटेस्ट इज ऑल्सो द काइंड ऑफ डेविएंस, क्योंकि प्रोटेस्ट आप करेंगे, स्पेशली अगर वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो इलीट के खिलाफ है, क्योंकि इलीट होते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, फैक्ट्री के ओनर्स होते हैं। तो उनके खिलाफ जो भी काम होता है, रिचर्ड कहते हैं सोसाइटी उसको डेविएंस बता देती है, और फिर क्या करती है, उसको ट्रीट करती है अकॉर्डिंगली। ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव था ऑन क्राइम। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ये बड़ी मशहूर थ्योरी है। 1992 के अंदर दो सोशियोलॉजिस्ट, क्लिफोर्ड शो और हेनरी मेके ने थ्योरी दी थी। इन्होंने स्टडी लिखी अपनी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी और अर्बन एरियाज के ऊपर 1992 के अंदर। इन्होंने देखा कि शिकागो के अंदर कुछ लोग हैं जो इमिग्रेंट्स हैं, जो शिकागो के अंदर दूर दराज एरियाज से आ रहे हैं, और वो अक्सर सेटल कहाँ हो रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर, क्योंकि वो अक्सर दूर दराज एरिया से आते हैं ताकि वो जॉब अचीव कर सकें, जॉब हासिल कर सकें। और जॉब मिलती है उनको इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर। तो वो वहीं करीब करीब के अंदर बसना शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि वो गरीब लोग होते हैं, उनके पास अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं होते अच्छे घर, तो वो छोटे छोटे घरों के अंदर रहने शुरू कर देते हैं। और ओवर द टाइम एक वो पूरी सोसाइटी बन जाती है, और उस सोसाइटी के अंदर सेम तरह के लोग रहना शुरू कर देते हैं। और इन सोसाइटी के अंदर क्या होता है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पैदा हो जाती है, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स जो इमिग्रेंट्स होते हैं, या कुछ गांवों से लोग आए होते हैं, विलेज एरिया से आए होते हैं शहरों के अंदर जॉब हासिल करने के लिए, और जॉब जहाँ जॉब करते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर, वहाँ पे अपनी छोटी सी सोसाइटी बना लेते हैं, मल्टी हाउसिंग सोसाइटी। तो वहाँ पे इन लोगों के पास ना अच्छी एजुकेशन होती है, ना स्किल्स होती है, जिसके नतीजे में इनके पास जॉब हासिल करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। उन एरियाज के अंदर भी, उन इंडस्ट्रीज के अंदर भी जॉब हासिल करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आते तो ये ख्वाब लेकर कि जॉब हासिल करेंगे, अपना लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करेंगे, लेकिन ना इनके पास स्किल्स होती है, ना एजुकेशन होती है। इस वजह से इनको जॉब नहीं मिल पाती। जब इनके पास जॉब भी नहीं होती है, तो सोसाइटी का सोशल कंट्रोल इनके ऊपर से वीक हो जाता है, क्योंकि सोसाइटी इंडिविजुअल्स को जब तक कंट्रोल कर सकती है, जब तक उनको वो मीन्स प्रोवाइड कर रही है। सोसाइटी उनको मीन्स प्रोवाइड करेगी, जो उनको चाहिए, सोसाइटी की वो बात मानेंगे। लेकिन जब सोसाइटी उनको मीन्स ही प्रोवाइड नहीं कर रही, जॉब प्रोवाइड नहीं करती, तो सोशल कंट्रोल वीक हो जाता है, उनके पास जॉब्स होती नहीं है। सोशल मोबिलिटी हाई होती है, क्योंकि उनके अपना घर नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनकी सोशल मोबिलिटी ज्यादा होने की वजह से सोशल हार्मनी नहीं बन पाती। और ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स क्या बनाते हैं, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी को डिसऑर्गेनाइज बना देते हैं। और इसके नतीजे में क्या निकलता है, इस तरह के इंडिविजुअल्स जिनका जॉब नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती, स्किल्स नहीं होती, इनकी सोशल हार्मनी नहीं होती सोसाइटी के साथ, तो ये इस तरह की सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज सोसाइटी होती है। और इस तरह के इंडिविजुअल्स के अंदर बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है टू कमिट अ क्राइम। ये कहा क्लिफोर्ड शो ने और हेनरी मेके ने।
नेक्स्ट हम अगर इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो एग्जांपल आता है कराची हमारे पास, क्योंकि कराची के अंदर से ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर स्पेशली रूरल एरियाज से लोग माइग्रेट करके जाते हैं कराची के अंदर विद द विजन टू गेट अ जॉब। लेकिन जब उनको जॉब नहीं मिल पाती क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती, तो इवेंचुअली वो क्या करते हैं, क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे स्नैचिंग कल्चर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी आती है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी एडवर्ड सदरलैंड ने, जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इस बुक के अंदर इन्होंने कहा कि क्राइम लर्न किया जाता है बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। स्पेशली इन्होंने कहा कि जब आपके पेयर्स, आपके दोस्त, इंटीमेट दोस्त जिनके साथ आप बहुत ज्यादा मिलते हैं, जिनके साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अगर उन लोगों के अंदर क्रिमिनल टेंडेंसी ज्यादा है, और इवेंचुअली आप उनके साथ रहकर ओवर द टाइम आप भी क्राइम सीख जाएंगे। इसके अंदर सदरलैंड कहते हैं कि आप जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उन इंडिविजुअल से, अपने दोस्तों के साथ, तो आप उनसे कुछ डेफिनेशंस लेते हैं। उन डेफिनेशंस क्या होती हैं कि या तो वो निगेट करती हैं क्राइम को या सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कोई एक तरह का क्राइम है, अगर आपका फ्रेंड कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्राइम कमिट करना करते हैं, तो वो दरअसल जो डेफिनेशंस दे रहा है वो सपोर्ट कर रही है क्राइम को, और आप जितना भी उसको निगेट कर लें ओवर द टाइम आप भी उस क्राइम को कमिट करने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप डेफिनेशंस उसके निगेट करती है, आपके फ्रेंड्स आपको कहते हैं कि करना सही नहीं है, और आपके अंदर अगर टेंडेंसी होगी भी क्राइम कमिट करने की, तो भी आप क्राइम कमिट नहीं करेंगे। तो एडविन सदरलैंड अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी के अंदर लिखते हैं कि क्राइम दरअसल हम सीखते हैं दूसरों को ऑब्जर्व करके, उनके साथ रहकर, स्पेशली उन लोगों के साथ रहकर जिनके अंदर क्रिमिनल टेंडेंसी है। अगर उनके अंदर क्रिमिनल टेंडेंसी नहीं है तो आप नहीं सीखेंगे। अगर आपके अंदर क्रिमिनल टेंडेंसी है लेकिन आपके दोस्तों के अंदर नहीं है, तो आपके अंदर से भी खत्म हो जाएगी। लेकिन आपके अंदर क्रिमिनल टेंडेंसी नहीं है लेकिन आपके फ्रेंड्स के अंदर है, तो ओवर द टाइम आपके अंदर भी वो टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी। ये थ्योरी दी थी एडविन सदरलैंड ने अपनी बुक द प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के अंदर। इसके बाद एक और शख्स आते हैं, एक और ऑथर आते हैं, एल्बर्ट। एल्बर्ट ने बुक लिखी सोशल लर्निंग थ्योरी। इसके अंदर इसी थ्योरी को, जो एडविन सदरलैंड की थ्योरी थी, इसको एक्सपेंड किया। इन्होंने कहा कि क्राइम इज आल्सो लर्न फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम मॉडल्स जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको आइडियलाइज करते हैं। जब वो लोग भी क्राइम कमिट करते हैं, जैसे अगर कोई आइडियल है आपका और उसने क्राइम कमिट किया है बाय फ्रॉड, जैसे कि 1992 के अंदर अरशद मेहता, जो इंडिया का एक बहुत बड़ा स्कैमर था, जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की स्कैम किया था इंडिया के अंदर। अगर आप ऐसे लोगों को आइडियलाइज करते हैं तो यू आर मोर लाइकली टू कमिट इन क्राइम, और यू आर मोर लाइकली टू कमिट द सेम क्राइम दैट योर आइडियल कमिट। इस तरह के इंडिविजुअल्स क्राइम लर्न करते हैं नॉट फ्रॉम देयर peers, not only from their friends or family members, but also from media and models। ये कहा एल्बर्ट ने अपनी बुक सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर। इसके बाद हमारे पास आती है सोशल कंट्रोल थ्योरी। सोशल कंट्रोल थ्योरी के अंदर ट्रेविस हिर्ची ने अपनी बुक लिखी कॉजेस ऑफ डिलिक्वेंसी। इस बुक के अंदर इन्होंने कहा कि क्राइम आता है सोशल वीक बॉन्डिंग से, सोसाइटी से सोसाइटी। इन्होंने इस बुक के अंदर कहा इंडिविजुअल्स क्राइम कमिट करते हैं जब उनकी सोशल बॉन्डिंग सोसाइटी से वीक हो जाती है। पहले इन्होंने चार टाइप्स बताए कि चार तरह की बॉन्डिंग होती है इंडिविजुअल्स की सोसाइटी से। पहली होती है अटैचमेंट। अटैचमेंट होती है फैमिली मेंबर से, अटैचमेंट दोस्तों से, कम्युनिटी से। और जब वो स्ट्रांग होती है तो ये डर कि अगर हम क्राइम क्राइम कमिट करेंगे तो वो लोग क्या कहेंगे, ये डर कि वो लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, टीचर्स क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, ये जो डर होता है, ये डर उनसे क्राइम कमिट नहीं करवाता। लेकिन अगर ये अटैचमेंट वीक है, फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, कम्युनिटी के साथ, तो यू आर मोर लाइकली टू कमिट अ क्राइम, क्योंकि फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। एक और जो कोर्स इन्होंने बताया दैट इज कमिटमेंट। कमिटमेंट के अंदर बताते हैं ट्रेविस कि कमिटमेंट होती है आपके किसी फ्यूचर के साथ, किसी गोल के साथ, किसी कंपनी के साथ, किसी बिजनेस के साथ। और आपको डर होता है अगर मैंने ये क्राइम कमिट किया तो मेरी जो कमिटमेंट है इसके साथ
ये लूज हो जाएगी, मैं अपना फ्यूचर गोल अचीव नहीं कर पाऊंगा, मैंने जो कंपनी के अंदर अपने स्टेटस बनाया है वो लूज कर दूंगा। तो ये जो डर होता है ये आपसे क्राइम नहीं करवाता। लेकिन अगर ये बॉन्डिंग वीक है तो यू आर मोर लाइकली टू कमिट अ क्राइम। एक उन्होंने एग्जांपल ली इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट के अंदर ये ट्रेविस ने बताया कि जब आप इन्वॉल्व होते हैं किसी सोशल सर्विस के अंदर या स्पोर्ट एक्टिविटीज के अंदर, स्कूल क्लब के अंदर, तो आपके पास टाइम ही नहीं बचता। लेकिन जब आपकी वीक होती है बॉन्डिंग इन चीजों के साथ और इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इन चीजों के अंदर, तो आपके पास खाली दिमाग होता है एंड यू आर मोर लाइकली टू कमिट अ क्राइम। और नेक्स्ट इन्होंने बताया बिलीफ। बिलीफ के अंदर कुछ बिलीफ्स होते हैं जो इंटरनली आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो रिलीजियस बिलीफ होता है कि अगर आपने क्राइम कमिट कर लिया और नो वन इज वॉचिंग यू, स्टिल यू हैव अ फियर, यू हैव अ बिलीव that even if no one watches you, you will be accountable in the here and after by the God if you commit that crime। तो ये बिलीफ भी आपको कंट्रोल करता है। लेकिन अगर इस बिलीफ के साथ, रिलीजन के साथ आपकी बॉन्डिंग वीक है, देन यू आर मोर लाइकली टू कमिट अ क्राइम। नेक्स्ट हमारे पास आती है एंड दिस इज द लास्ट थ्योरी ऑन क्राइम, सोशल लेबलिंग थ्योरी। ये इस थ्योरी के ऊपर बहुत से लोगों ने काम किया, लेकिन जो सबसे पहले काम किया वो हॉवर्ड बेकर ने किया। इन्होंने बुक लिखी आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स के अंदर अंदर इन्होंने बताया कि जो जब इंडिविजुअल क्राइम कमिट करता है तो जो आउटसाइडर्स होते हैं, सोसाइटी के इंडिविजुअल्स होते हैं, वो उसको लेबल दे देते हैं। मिसाल लें, इन्होंने कहा कि कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो प्राइमरी इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी प्राइमरी डेविएंट होते हैं और सेकेंडरी डेविएंट होते हैं। प्राइमरी डेविएंट वो होते हैं जिन्होंने पहली दफा क्राइम कमिट किया होता है। For examples, if an individual is found or if an individual is caught smoking, and if you label him as chain smoker, so he is more likely to continue his deviance। क्योंकि अब तो आपने उसको लेबल दे दिया है। अब आपने जब उसको लेबल दे दिया, उस पे लेबल लगा दिया, तो उसको पता है कि मैंने तो पहली दफा कमिट किया था ये क्राइम, ये डेविएंस, लेकिन अब मुझ पे लेबल लग गया है, तो क्यों ना अब इसी लेबल के साथ जिया जाए। तो ये स्मॉल लाइकली टू कमिट अ क्राइम। तो प्राइमरी डेविएंस के अंदर और सेकेंडरी डेविएंस के अंदर क्या होता है कि प्राइमरी डेविएंस के अंदर पहली दफा वो क्राइम कमिट करता है और आप उसको लेबल दे देते हैं कि भाई ये तो है ही ऐसा। अगर फॉर एग्जांपल इफ एन इंडिविजुअल स्टील समथिंग एंड यू लेबल हिम एज थेफ्ट, एज थीफ, तो ही इज मोर लाइकली टू कमिट दैट क्राइम अगेन एंड अगेन। क्योंकि जब वो प्राइमरी डेविएंट था तो हमने उसको लेबल दे दिया था, और उस लेवल को कंफर्म करने के लिए फिर वो बार बार वही क्राइम कमिट करने लग जाता है। दिस वॉज द थ्योरी गिवन बाय हॉवर्ड बेकर इन द बुक आउटसाइडर्स। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।